Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. कम्युनल वायलेंसेस हैं, आपके हिसाब से क्या वो अचानक होती है या पहले से लिखी जा चुकी होती है? और अगर स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती है तो हु यूज्ड टू राइट द स्क्रिप्ट? एक तरफ से हिंदू महासभा आरएसएस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं। हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या हिस्ट्री के नाम पर हमें पढ़ाया जा रहा होता है सिलेक्टिवली और कन्वीनियंटली? अब हुआ क्या, एक समांतर हिस्ट्री समाज में फैलाई जा रही थी। जिस दिन धर्म पावर के साथ हाथ मिलाता है जी। तो सबसे पहले कौन मरता है, इंसानियत या धर्म? मेरे ख्याल से दोनों एक साथ ही मरते हैं। नफरत ज्यादा बिकती है या हम धीरे धीरे उसका रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं? देखिए, वैसे भी देखा जाए तो नफरत को बेचना बड़ा आसान रहता है। अब अगर लोग भ्रमित हो रहे हैं तो भ्रम फैलाने वाला मीडिया, तो मीडिया सच दिखाता है या सच को इतना ड्रामेटिक बना देता है कि सच ही खो जाता है उसमें से? देखिए, इसमें एक चीज मैं कहूँगा कि मीडिया क्या करता है, सेलेक्टिवली चीजों को लेता है। क्या खास चीजें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ लोग नहीं चाहते हैं? तो इनका सेंट्रल पॉइंट कम्युनल है या इनका सेंट्रल पॉइंट ये जो जाति व्यवस्था उसको लागू करना है, या इनका सेंट्रल पॉइंट गरीबी और अमीरी का भेदभाव है? क्या है सेंट्रल पॉइंट इनका असली? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे पूजा के स्थान, ये बांध, यूनिवर्सिटीज, अभी तो क्या हो गया, ऑटोमेशन के आने के बाद मजदूरों की संख्या कम हो रही है। उसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। आप ऑटोमेशन कीजिए, साथ में वर्किंग आवर्स को कम कर दीजिए। बिल्कुल। तो वो एक जो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज है वो होना बहुत जरूरी है। इंडिया में एक सेकुलर इंसान को सबसे पहली चीज मतलब क्या कीमत चुकानी पड़ती है उसको? दोस्त, नौकरी या अपनी आवाज? जैसे हमारे जैसे देश में तो सबसे पहले जो गंवाना पड़ता है अपनी आवाज। जी। अब अमेरिका जैसे पावर से निपटने का यही रास्ता है। अब ये हमारी सरकार क्यों दबी हुई है? हो सकता है कुछ और कारण हो। वो तो यही है, लाल आंखें दिखाने के बदले आंखें बंद कर दी गई। उनमें से पाप की तरफ जा रहे हैं। चुप रहना ही हिंसा की शुरुआत है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। तो सर, अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते जी, तो क्या उनका नाम नेशन बिल्डर होता या एंटी नेशनल की लिस्ट में होता? अब देखिए, ये सवाल है कि कुछ लोग तो उनको इंटरनेशनल कहते, जी, पर मुझे लगता है कि अभी भी गांधी की देश में प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि ज़्यादा लोग उनको राष्ट्रपिता ही मानते और हमारे राष्ट्र का जनक मानते। ये बात मुझे आपके सवाल से लगती है कि आजकल देश का एक बड़ा तबका गांधी के रास्ता, उनका विरासत को काफ़ी अपमान करना चाहता है, और वो भी छुट कुछ चीज़ें निकालता रहता है कि गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ ये किया, भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया, और उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, ऐसा कहने वाले आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। और आपके हिसाब से आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट किया गया। वो क्या करते हैं कि एक चीज़ छोटी सी कोई पकड़ लेते हैं जो आधी पूरी घटना नहीं है। जी। जैसे कोई भी ले लीजिए, भगत सिंह के बारे में वो कहेंगे भगत सिंह को बचा नहीं सके, पर उन्होंने कोशिश की, लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे। तो ये नहीं बता रहे कि गांधी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे कि इनकी फांसी की सज़ा को मुलतवी किया जाए, और ये भी नहीं कहते कि 1931 के कराची कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने वो प्रस्ताव रखा कि जिसमें अंग्रेज़ सरकार की आलोचना की गई कि आप इतने भगत सिंह को जो फांसी दी है, हमारे एक बहुत बड़े देशभक्त को आपने फांसी दी है, हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। ये वो नहीं बताएंगे, तो यही बताएंगे कि भगत सिंह को उन्होंने नहीं बचाया। तो ये थोड़ा झूठ है, थोड़ा उसमें ये उनकी जो कलाकारी है उसमें दिखती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनका आज जो ज़्यादा शक्तिशाली राजनीतिक प्रवाह है, पॉलिटिकल स्ट्रीम विच इज़ वेरी पावरफुल, वो महात्मा गांधी के रास्ते को, उनकी कल्पना को, उनका जो देश के बारे में भविष्य है उसको स्वीकार नहीं करते। गांधी चाहते थे ये देश सबका हो,
और वो चाहते हैं ये देश केवल हिंदुओं का हो। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क यही आता है कि क्योंकि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी के बिल्कुल विरोध में है, और वो ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी थे जिन्होंने उनके विचारों को सफल नहीं होने दिया। जो लोग आज हिंदू राष्ट्र के नाम पे राज्य कर रहे हैं, वो जानते थे कि हिंदू राष्ट्र की हम बात करेंगे तो एक सबसे बड़ा हिंदू हमारे सामने खड़ा है, देश उसके पीछे जा रहा है, और वो देश के लोगों की भाषा बोल रहा है, देश को जोड़ने की बात कर रहा है। और इनकी जो भाषा थी एक सवर्ण हिंदू की थी, जो दूसरों को दूर रखता है, जाति व्यवस्था में विश्वास रखता है, स्त्रियों के दुय्यम दर्जे में विश्वास रखता है। और वो जानते थे गांधी इतने असरदार थे कि एक पुराने समाज में उन्होंने नई चेतना भरने का जो काम किया वो एकदम अद्भुत था, कि बाकी नेताओं में भी गांधी सबसे अलग क्यों खड़े दिखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो और सुभाष चंद्र बोस हो, स्ट्रेचर अलग है, उनका स्ट्रेचर अलग है, क्योंकि उनका जो कनेक्ट था लोगों से, पीपल कनेक्ट, बहुत ज़बरदस्त था। वो उनके जो एक एक सांकेतिक काम थे, और जिस प्रकार के वो आंदोलन, मतलब कपड़ा पहनना सांकेतिक, चरखा चलाना का सांकेतिक, चरखा चलाना, नमक, मुट्ठी भर नमक लेके अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े रहना, नमक आंदोलन। अब देश में कौन व्यक्ति होगा जो नमक से आइडेंटिफाई नहीं करेगा? कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा कि भाई हाँ नमक है, फालतू मुद्दा है? नमक पे सरकार टैक्स ले रही है, उसका विरोध कर रहे हैं लोग, उसमें आ जाते हैं। और उससे भी पहले आप चंपारण में देखिए, चंपारण में जब उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था, जो ब्रिटिश सरकार उनके किसानों पे एक ज़बरदस्ती कर रही थी कि नील की खेती करो, और उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा था, तो उसके खिलाफ जिस प्रकार से वो खड़े हुए, उनको आखिर में सज़ा भी हुई। मजिस्ट्रेट ने उनको 1 रुपये का फ़ाइन लगाया, उन्होंने कहा मैं फ़ाइन नहीं देता। तो आपका कहना ये है कि गांधी जी की वजह से जो सो कॉल्ड कम्युनल फोर्सेस थी, उनको देश को तोड़ने का मौका नहीं मिला जी। और वो समर्ण व्यवस्था स्थापित करने का मौका उनको नहीं मिला। लेकिन देश तो टूट ही चुका था, अच्छा खासा टूट चुका था देश 47 में। उसके बाद अगर देखें तो जो मेन स्ट्रीम में जितने भी लीडर्स थे, तो उसमें ज़्यादातर सवर्ण ही दिखेंगे, अंबेडकर साहब को छोड़ के। क्या दिखेंगे? सवर्ण। सवर्ण। तो देखिए, अंबेडकर के खुद के जो करीबी दोस्त थे उसमें सवर्ण बहुत थे जी। ये सवाल है विचारधारा का। आप सवर्ण हैं और सवर्ण विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो गलत है। आप सवर्ण हैं, सवर्ण होना कोई गुनाह नहीं है। जी जी। जो भी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम के सामने पंडित है, कौल परिवार से आते हैं, सरदार पटेल, ये भी एक उच्च जाति के ही हैं जी। और उनकी जो विचारधारा थी, विचारधारा में ये लोग जात पात से ऊपर उठ गए थे, इसलिए आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा काम कर पाए। अच्छा सर, आपका कहना है कि जो कम्युनल वायलेंसेस हैं उसके बारे में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपके हिसाब से क्या वो अचानक होती है या पहले से लिखी जा चुकी होती है? और अगर स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती है तो मतलब हु यूज्ड टू राइट द स्क्रिप्ट? देखिए, इसको आसानी से समझ नहीं सकते, क्योंकि जो इसकी जो योजना है उसमें सबसे पहला हाथ तो अंग्रेज़ों का था, और उसके बाद में जो हाथ था यहाँ के जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनका हाथ था। और इसके लिए जो उपयोग किया गया वो भारतीय इतिहास का उपयोग किया गया। जैसे 1857 का आप देखिए तो बहादुर शाह जफर हैं, मंगल पांडे, झांसी की रानी है, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अंग्रेज़ लोगों को लगा कि यहाँ अगर हमें राज्य करना है तो यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति लगाना पड़ेगा। तो उनके एक इतिहासकार इसके पहले एक किताब लिख चुके थे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जेम्स मिल। तो उसमें उन्होंने यहाँ के इतिहास को धर्म के चश्मे से प्रस्तुत किया। प्राचीन हिंदू युग, मध्यकालीन मुस्लिम युग, आधुनिक ब्रिटिश युग, तो यहीं से उन्होंने चालाकी कर दी और रीराइट नहीं किया बल्कि पर्सपेक्टिव बदल दिया। पर्सपेक्टिव बदल जी। पहले तो इतिहास जो लिखते थे राजा के चारण भाग, कई राजा खुद भी लिखते थे, वो खुद को महान बताते थे, उसके चारण भाग भी उनको महान बताते थे। और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं जिससे हम थोड़ा सा
देख सकते हैं क्या न्यूट्रल सच है, वाला क्या न्यूट्रल वाला है। और अंग्रेज़ों ने एक डेफिनेट टारगेट किया और उसमें भी उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया, क्योंकि उनका भी सोच था कि भारत में पहले मुसलमान राजाओं की सत्ता थी, हमने ये सत्ता उनसे छीनी है, तो हम उसके प्रति वो थे है। पर मुस्लिम राजा नवाब जो भी थे उन्होंने उसको अपने तरीके से मोल्ड किया, हिंदू राजा नवाबों के जो संगठन है अपने तरीके से मोल्ड किया। मैं जब राजा नवाब कह रहा हूँ तो मेरा मतलब लिटरल नहीं है, उनके विचारक, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना कोई राजा नहीं थे, नवाब नहीं थे, और उन्होंने मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया। सावरकर तो खैर सवर्ण थे, वो राजाओं के साथ जो उच्च वर्ग रहता है उन्होंने इस प्रकार के संगठन बनाए। और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा ये जो आप कह रहे हैं ना कम्युनल पॉलिटिक्स का, ये स्क्रिप्ट धीरे धीरे विकसित हुई। उसमें 3 मुद्दों को मैं मुख्य रखता हूँ। एक, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, जिसके चलते हुए उन्होंने इतिहास लिखाया। इसके बाद तो जेम्स मिल के बाद इलियट एंड डॉसन से मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री लिखवाई। अच्छा अच्छा, उसमें और भी खतरनाक तरीके से डाल दिया। क्या किया, सीधा जो राजा के अंडर में रहता है, राजा के साथ जो चारण भाट रहते हैं, उनके आधार पर उन्होंने उस वर्णन को रख दिया। तो उससे समस्या हो गई। हिंदू राजा मुसलमान राजा हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू राजा उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं का धर्मांतरण। तो ये बातें जैसे विकसित होने लग गई, एक तरफ से हिंदू महासभा आरएसएस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, वो इसके बारे में कितने चेतनशील थे ये मैं नहीं कह सकता, कॉन्शियसली कितना किया, या उनके इंटरेस्ट में जिस प्रकार के विचार आए उन्होंने उसको सामने समाज में रखा और समाज के एक तबके ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये कम्युनलिज्म की जो स्क्रिप्ट है, कम्युनलिज्म की स्क्रिप्ट इस प्रकार से आती है, धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अंग्रेजों से शुरुआत होकर फिर इधर जो मुस्लिम नवाब थे, उनके मुस्लिम जागीरदार थे, हिंदू राजा थे, हिंदू जमींदार थे। तो इसके आधार पर ये स्क्रिप्ट जो आप कह रहे हैं धीरे धीरे विकसित हुई और उसका पूर्ण रूप किताब के रूप में पहले आया सावरकर केस में। अच्छा अच्छा अच्छा, 1923 में जब वो लिखते हैं हिंदुत्व और हु इज ए हिंदू, ये 1923 में आई जी। और इस किताब में जो था कि भाई इस देश में 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र है, ये किताब के रूप में पहले सावरकर से आई जी। तो बाद में धीरे धीरे जिन्ना साहब ने उसको एक अलग प्रकार से लिया और अलग प्रकार से विकसित किया। तो आप देखेंगे कि कितना एक लंबा अरसा गया है इस विचारधारा को, कम्युनलिज्म की विचारधारा को विकसित करने में। अच्छा, एक बुक मेरी नज़र से गुजरी थी, मुझे एक आईएएस कोच हैं, उन्होंने मुझे दिखाया था वो, कि जब माउंटबेटन ने डिक्लेयर किया कि इंडिया स्प्लिट होकर पाकिस्तान बनेगा जिन्ना साहब और नेहरू जी के सामने, तो जिन्ना हैज टेकन अ बैक, मतलब वो चौंक गए, घबरा गए ये सुन के। मतलब ये सब बातें चल रही थी पॉलिटिकली, लेकिन जब ये बात हुई तो वो उनको सदमा लग गया। देखिए, जिन्ना का हो सकता है कि उनको लगा होगा कि मैं पाकिस्तान की मांग एक बार्गेनिंग काउंटर के रूप में रख रहा हूं। जी जी जी, तो शायद उनको भी विश्वास नहीं था कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब ये है कहने का कि मतलब इट वाज प्री डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये था कि बनना ही है। देखिए, इसलिए पूरे प्लान को माउंटबेटन प्लान कहते हैं जी। क्यों कहते हैं? क्योंकि उधर से वो मैंडेट लेके आए थे कि भारत को आजाद करना है, पर अपने इंटरेस्ट को भी बचा के रखना है जी। इंटरेस्ट को कैसे बचाएंगे? भारत में जो कांग्रेस की ज्यादा लीडरशिप थी वो तो सोशलिस्ट थी, करेक्ट। और इनको जो चाहिए थे एक ऐसा बेस चाहिए जहाँ से वो ऑपरेट कर सकें, जो उनकी हाजी कर सके। उनका कैलकुलेशन सही था। मुस्लिम लीग ने जो बाद में पाकिस्तान में जाके किया, तो एक मजाक भी लोग बोलते हैं कि जिन्ना साहब तो खैर सेकुलर थे, ऐसा अडवाणी कह के तो बाईपास हो गया, पर वो सच भी कहा उन्होंने। तो वो एक मतलब उनका दीन से, मतलब इस्लाम से कोई खास लेना देना नहीं था। He was not practicing any rituals of
बिल्कुल रिलीजन। बिल्कुल नहीं। और जैसे शराब वगैरह जो हराम होता है वो भी वो सोशल ड्रिंकिंग, सूट पहनते थे, करते थे। हाँ, पोर्क सैंडविच खाते थे, नो प्रॉब्लम। वो पोर्क सैंडविच तो बिल्कुल हराम थी, वो खाते थे। वो किसी मजहब के नाम पर देश बनाने वाले तो दिखाई नहीं पड़ते थे। नहीं, एक था, मुझे एक लग रहा था कि इस देश में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें हिंदू डोमिनेंट है, और आगे आगे चलकर भारत अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ मुसलमानों का बुरा हाल होगा, ये उनको एक लगता था। अच्छा। और पार्टीशन का उन्होंने एक बार्गेनिंग करके रखा। वो क्या था, क्योंकि कांग्रेस उस समय क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करने लगी थी, और जिन्ना को लगा था कि क्रिप्स मिशन के आधार पे हम अपनी बात को आगे ले जा सकते हैं, हर एक स्टेट को ऑटोनॉमी होगी, 10 साल बाद स्टेट को फ्रीडम भी होगी कि आप इंडिया से अलग हो जाओ। ये बातें, और नेहरू और पटेल को दो प्रॉब्लम थे। एक तो इंटरिम गवर्नमेंट में उनका एक्सपीरियंस क्या था कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रास्ते में रोड़ा थे जी। नेहरू का प्रॉब्लम था कि भाई हमको सेंट्रलाइज प्लानिंग करना है, अगर राज्यों को इतनी ऑटोनॉमी रहेगी तो सेंट्रलाइज प्लानिंग कहाँ से होगी। सरदार पटेल को रहा था, लगता था कि अगर इतना डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो देश का डिफेंस कैसे होगा। तो ये दो कारणों से उन्होंने माउंटबेटन प्लान को पहले सरदार पटेल ने स्वीकृति दी, बाद में नेहरू ने स्वीकृति दी, और हो सकता है आपकी बात सच हो। हाँ, के लिए आश्चर्य लगा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो कह रहे थे कि अगर मैं पाकिस्तान की मांग करूंगा तो कम से कम वो क्रिप्स मिशन तक। हाँ, बिल्कुल। पर वो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, एक और उसके साथ थ्योरी है, वो थ्योरी ये है कि ब्रिटिश का प्लान असल में रिलीजन के नाम पे पाकिस्तान बनाना नहीं था, प्लान था रिलीजन के नाम पर इजराइल बनाना। ओके। जिससे कि दो सेंटर्स बन जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड में, और दो सेंटर्स जब बन जाते हैं इतना कॉन्फ्लिक्ट्स के, तो चूंकि मोस्ट पावरफुल वही थे, जो वीटोज थे वो सब वही थे, तो उनका प्लान वही था कि एक ये कॉन्फ्लिक्ट, एक वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, इन दो कॉन्फ्लिक्ट से पूरे दुनिया पे राज किया जा सकता है। तो एक ये भी थ्योरी चल रही है, पर मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा इस पर आपके। मैं ज्यादा नहीं कह सकता उसके बारे में जी, पर मेरा ख्याल है कि ज्यादा जिन्ना को जो फिक्र थी जी, वो मुसलमानों की थी कि भाई अगर भारत में इस प्रकार की लीडरशिप है, जिसमें देखिए उस समय तक हिंदू महासभा जी, आरएसएस, ये काफी लोग हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, मुस्लिम लीग वाले हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, और ये दोनों मतलब वो फंडेड बाय ब्रिटिश थे, मतलब आपका कहना है ये फंडेड और सपोर्टेड बाय जी। फंडेड तो मैं नहीं कहूँगा। अब जैसे सावरकर को 60 रुपए महीने की पेंशन देते थे वो, तो उसको फंडिंग तो मैं नहीं कहूँगा, पर वो मोर और लेस सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। जैसे आजकल भी आप देखें, जैसे ओवैसी साहब फ्रॉम हैदराबाद, अब लोग कहते हैं ना कि ही इज फंडेड नहीं हो सकते, लेकिन सपोर्टेड बाय होंगे ना, क्योंकि उससे भी दूसरे काउंटर पार्ट को फायदा हो रहा है बिल्कुल उनके बात करने से। अच्छा सर, हिस्ट्री पर आते हैं, जब आपकी जो सब्जेक्ट है इस वक्त, हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या हिस्ट्री के नाम पर हमें पढ़ाया जा रहा होता है सिलेक्टिवली और कन्वीनियंटली? देखिए, हिस्ट्री का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि अंग्रेज एक हिस्ट्री छोड़ के गए और उसको धीरे धीरे मॉडिफाई करने की कोशिश जी सरकार ने की। 1980 में इंदिरा गांधी ने एनसीईआरटी के थ्रू, 80 के दशक में उन्होंने एनसीईआरटी के माध्यम से बहुत बेहतरीन किताबें निकलवाई जो सेंट्रल बोर्ड में थी जी। सभी स्टेट बोर्ड में लागू नहीं थी। ये जो बोलते एनसीईआरटी तो सीबीएसई जी, वो स्कूल्स में थी। अब हुआ क्या, एक समांतर हिस्ट्री समाज में फैलाई जा रही थी आरएसएस की शाखाओं के माध्यम से। ओके, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 1925 से आरएसएस ने उस प्रकार की हिस्ट्री को शाखाओं के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से, बाद में उनके लोग एजुकेशन में भी घुसे जी। अब तो सोशल मीडिया है, बाद में तो पूरा एक संसार खुल गया जी। अभी तो सरकार खुद इस प्रकार की हिस्ट्री लिखवा रही है। अभी तक 2014 तक जो केंद्र में सरकार थी यूपीए, तो वो ठीक काम कर रही थी इतिहास के बारे में,
हमें इतिहास का ठीक गलत क्या होता है कि इतिहास को आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, और फंडामेंटल बात यह है कि आप राजा को राजा के रूप में देखें कि ये सत्ता के लिए है, संपत्ति के लिए। और ये जो कहते हैं संघ परिवार वाले, वो राजा को धर्म के आधार पे देखते हैं। जी जी जी। हिंदू राजा, मुसलमान राजा, उसके आधार पे देखते हैं। और जो यहाँ की मेल जोल की परंपरा है, उस पर आजकल खुलेआम अटैक हो रहा है। हाँ, तो खुलेआम गंगा जमनी तहजीब जो हम बहुत प्यार से बात करते हैं, वो तो कहते हैं ऐसी कोई चीज थी नहीं, ये तो मुसलमान लाद रहे थे हम पे। जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है कि लोग आपस में कोई झगड़ा वगैरह करके नहीं रहे। जब तक पॉलिटिक्स नहीं आती तो हम लोग आपस में जब मिलते हैं जी, कोई भी दो धर्मों वाले, उनको सबकॉन्शियस में ध्यान ही नहीं होता है ये किससे मिल रहा है, जी, तो सिर्फ फ्रेंड होता है या सिर्फ कलीग होता है सही, बिल्कुल सही। तो वो तो जब तक पॉलिटिक्स नहीं आती तो उससे क्या मतलब, क्योंकि इट इज अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ थिंग जो घर के अंदर रिचुअल्स रीति रिवाज किए जाते हैं। जी। अच्छा, तो जिस दिन धर्म पावर के साथ हाथ मिलाता है तो सबसे पहले कौन मरता है, इंसानियत या धर्म? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों एक साथ ही मरते हैं, क्योंकि धर्म इंसानियत का दूसरा नाम है मेरे हिसाब से। जी। कि धर्म क्या है? धर्म तो हमको यही सिखाता है कि आप सबसे प्यार से रहो, समाज में दया करुणा, ये कोई एक धर्म की खासियत नहीं। सस्टेनेबिलिटी असल में गांधी को देखिए तो आपको हिंदू धर्म दिख जाता है जी, मौलाना आज़ाद को देखिए तो आपको इस्लाम दिख जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपका जो सवाल है, इंसानियत और धर्म को मैं अलग नहीं कर सकता। हाँ, जब मेरा सवाल था कि जब धर्म पावर से हाथ मिलाता है या पावर धर्म से हाथ मिलाता है तो वो धर्म नहीं रह जाता, तो धर्म एक आडंबर हो जाता है। बहुत अच्छी बात सर। तो सर, नफरत ज्यादा बिकती है या हम धीरे धीरे उसका रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं? देखिए, वैसे भी देखा जाए तो नफरत को बेचना बड़ा आसान रहता है। एक बार शुरू में शायद कभी कभी तकलीफ होती होगी हमको जी, और एक बार वो उस पर लगे रहे तो बाद में नफरत फटाफट बिकती है। तो हम रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं उसके। और जबकि मोहब्बत फैलाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सच और झूठ सभी का है। जब तक सच अपनी चप्पल पहनता है बाहर जाने के लिए, झूठ दुनिया के 3 चक्कर लगा के आ चुका होता है। तो नफरत का भी ऐसे ही है। नहीं, वैसे मजेदार चीज जो वही होती है जो घर में बैठ के आपस में कि वो किसी की बुराई कर रहे हैं या जो बाहर नहीं है सामने उसकी बुराई कर रहे हैं, वो मजेदार चीज होती है जी। और अगर आप ये करें किसी की तारीफ करें, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता किसी को। अब आप कि मैं अभी पॉडकास्ट में सिर्फ तारीफ आपकी खूब करके करता रहूं तो वो किसी को मजा नहीं आएगा। ये कुछ ऐसे सवाल करूं आपसे जो आप अनकंफर्टेबल हो या आप कुछ जवाब ऐसा दें जो कंट्रोवर्शियल वंशर टाइप हो, तो वो मजा आता है। तो ये तो बिकती ज्यादा है चीजें। तो आज का कॉमन मैन कम्युनल है या बस कंफ्यूज्ड है कि उसे सच और प्रोपेगेंडा में फर्क समझ में नहीं आ रहा? देखिए, कॉमन मैन को एक कैटेगरी में रखना आज मुश्किल हो गया है जी। एक कैटेगरी वो है, छोटी कैटेगरी, बहुत छोटी, जो इस नफरत को बिल्कुल स्ट्रांगली मजबूती से अंदर डाल के रखे हुए है। दूसरा एक बड़ा तबका है जो इसको क्वेश्चन नहीं करता और चुपचाप उसके साथ चलता है। और एक तबका है जो मेरे ख्याल से अभी भी बड़ा है, जिसमें मोहब्बत बहुत जिंदा है। ये मुझे लगता है ऐसा। तो कॉमन मैन में तीनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। वो भी मिलेंगे जो नफरत के पैमाने को बिल्कुल मजबूती से आक्रामक तरीके से भड़काए जा सकते हैं। कॉमन मैन का मतलब ये हुआ ना कि जो जिससे पावर का जिसको फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं हो रहा है, वो जिसको कि हम अपने प्रोपेगेंडा से या अपने किसी बात से उसे हम डाइवर्ट कर रहे हैं या उसे हम कंफ्यूज कर रहे हैं या हम उसको माइंड मेकअप कर रहे हैं, वो कॉमन मैन हुआ। तो कॉमन मैन कैसे ऐसा हो सकता है कि वो पहले से उसके अंदर नफरत भरी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कॉमन मैन तो एक ही तरह का हुआ। तो या तो फिर वो कम्युनल हो गया है, बहकाने से ही हो गया हो, या फिर कंफ्यूज हो गया हो। देखिए कि जो चुनाव के नतीजे बताते हैं जी कि उसमें हिंदू राष्ट्रवाद जो गलत इतिहास को आज सबसे मजबूती से समाज में फैला रहा है,
उसके समर्थक अभी भी 39-40% से ज़्यादा नहीं है। जी। सब मैनिपुलेशन के बावजूद, मनी पावर यूज के मनी बावजूद, पावर, फिर उसके Manipulation. बाद मैनिपुलेशंस और जो ये मैन सब, पावर, हाँ उसके बावजूद 40% से ऊपर नहीं डाले। तो मतलब 60% लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो उनके इस प्रोपेगेंडा में नहीं आए। नहीं फंस रहे हैं। उनका प्रोपेगेंडा तो सब मजबूत है, टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया का बड़ा तबका हो, शाखाएं हो, तो बहुत मजबूत है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कंफ्यूजन ही है, कंफ्यूजन, लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो कंफ्यूजन है तो उसको ठीक किया जा सकता है, ये बात तो सही है आपकी, अगर कंफ्यूजन है तो। सही है। वो जो पहला वाला था कि अगर कैटेगराइज कर दिया गया तो उसको तो अलग कर दिया गया। फिर 40% अगर लोग वोट दे रहे हैं आपके हिसाब से गलत लोगों को, तो उनको अलग कर देने का मतलब है कि उनको तो भूल गए, जबकि कंफ्यूज अगर हैं वो, तो क्योंकि उनके अंदर भी राष्ट्र के लिए प्रेम तो होगा ना, तभी तो करेक्ट, कंफ्यूज हो रहे हैं बिल्कुल। वो किसी मतलब दूसरे धर्म के लिए गलतफहमियां हो गई हैं उनको, इसलिए हो गई है क्योंकि वो मुलाकात नहीं होती ना आपस में। ये भी है, ये भी है। मतलब अगर मिले जुले तो वो ठीक हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। अगर ये पता चले कि मैं सिर्फ जुमे नहाता हूँ, तो आपको अजीब लगेगा, इतनी गर्मी का मौसम है, जुमे नहाता है। तो अगर आप मुलाकात होगी, आप मेरे साथ कहीं ट्रेवल करने गए, देख रहे हैं सुबह सुबह रोज नहा रहा हूँ, तो आपके अंदर गलतफहमी खत्म हो जाएगी। सही बात, ये तो ये संत कबीर का दुआ है ना जी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। मतलब जब आप जिसकी निंदा कर रहे हैं उसको वास्तव में समझना, तो आप उसके नजदीक रहिए, तो आपको समझेगा कि वो व्यक्ति कैसा है। अभी तो वो सामाजिक दूरियां भी बढ़ रही हैं और लोग उस प्रकार की भ्रम में लोग जी रहे हैं। जो इस वक्त सबसे, अब अगर लोग भ्रमित हो रहे हैं तो भ्रम फैलाने वाला मीडिया, तो मीडिया सच दिखाता है या सच को इतना ड्रामेटिक बना देता है कि सच ही खो जाता है उसमें से। देखिए, इसमें एक चीज मैं कहूँगा कि मीडिया क्या करता है, सेलेक्टिवली चीज़ों को लेता है। जो चीज़ें उसको कन्वीनियंट लगे, जिससे नफरत फैल सकती है, उसको लेके बड़ा करके दिखाता है। और कई चीज़ें हैं जो देश के हित में हैं, उससे वो पूरा बाईपास कर देता है। अभी देखिए, ऑक्सन की रिपोर्ट आई थी जी, जो बता रही थी कि देश के टॉप 1% लोग 40% प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, आगे पीछे। जी जी जी। और देश के बॉटम के 50% लोग, उनके पास 10% प्रॉपर्टी भी नहीं है जी। तो कितनी बार कितनी हेडलाइंस में आई, और उसका कितना लोगों ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया कि गरीबी का क्या हाल है, स्लम में लोग कैसे रहते हैं, उनका कितना हुआ। अभी एप्स्टीन फाइल है, दुनिया भर में जो धमाल मचा रही है, भारतीय मीडिया में आपको नहीं दिखेगी। तो ये मीडिया का जो स्वार्थ है सत्ता के साथ चलने का, और ये कंट्रोल्ड है पूरा इसके द्वारा, कॉरपोरेट द्वारा, जो सत्ता को एरोप्लेन भी देता है, पैसा भी देता है। वो कौन सा बीच में आया था, बैंक बॉन्ड, अच्छा, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए थे, उसमें भी देता है, भर भर के इसको दे रहा है, उसको वापस भी मिल रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, सब ये उनके पास जा रहे हैं। तो ये मीडिया से उम्मीद रखना कि वो सच्चाई बताएगा, गलत है। पर हाँ, कुछ पैरेलल मीडिया भी डेवलप हो रहा है, पर वो बहुत छोटा है, वो यानी ऊँट के मुंह में जीरा की जैसा है, बहुत अच्छा छोटा इसलिए क्योंकि फंडिंग नहीं हो पा रही है, फंडिंग नहीं हो रही। वो अपील करते हैं कि आपको अच्छी खबरें चाहिए तो हमको फंड कीजिए, ज़्यादा फंड मिलते नहीं है। हाँ सर, आप बोलेंगे, आप बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन जब उस क्वालिटी की चीजें ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब ना उस क्वालिटी की आवाज, ना उस क्वालिटी की पिक्चर्स, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए क्या रास्ता है मीडिया के लिए? इसके लिए तो मैं कहूँगा कि अगर एक बड़ी चीज हम नहीं कर पा रहे तो 100 छोटी चीजें करना उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है जी। तो आप जैसे लोग जो अभी चैनल चलाने की कोशिश कर रहे हैं जी, कुछ सफलता से कुछ असफलता से, वो एक महत्वपूर्ण रास्ता है। क्योंकि देखिए, आज एक भी इंडिपेंडेंट चैनल को चलाना कितना मुश्किल है जी। कई बार मैंने नज़दीक से देखा है, लोगों ने कहा अपना टेलीविज़न टीवी चैनल चालू करेंगे, थोड़े दिन सोचते हैं, फिर देखते हैं अरे इतना बड़ा काम है, छोड़ देते हैं। मैं खुद 2-3 चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ,
हाँ नहीं, बहुत बड़ा नाम है। तो और जबकि चैनल में रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ा, उसके अभी लाखों में सब्सक्राइबर हो गए। ब्रांड नेम था ना वो, एक ब्रांड नेम था जी। ऐसे ब्रांड नेम। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मान लो एक छोटा चैनल है आपके जैसा या दूसरे जैसा, जी, कम से कम उसमें एक वीडियो में 1000 व्यू आ गए तो 1000 लोगों तक तो 1000 पहुंचा। लोगों तक पहुंचा जी। तो ये मुझे लगता है इस प्रकार के जो आपके जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको भी और विस्तृत करने की बात करना चाहिए। जी, लोगों को जिन लोगों को लगता है कि ये अवेयरनेस ठीक चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, तो उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट का मतलब मॉनेटरी सपोर्ट ही की बात नहीं होती। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब थोड़ा करना, सा लोगों तक फॉरवर्ड करें, क्योंकि लोगों को मालूम तो होना चाहिए चीज़ें। बिल्कुल तो बिल्कुल। मकसद हम लोगों का भी यही है कि अवेयर करें, न्यूट्रल होकर अवेयर करें। हमें ना उनसे कुछ लेना देना है ना उनसे, लेकिन एक जिस समाज में रहते हैं वहाँ इंसाफ होना तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जो रिसोर्सेज है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये काम उसी के पास है जो डिसेंट्रलाइज कर सकता है, जो रूल कर रहा है। बिल्कुल तो वो सेंट्रलाइज करेगा तो वो नाइंसाफी है सारे गरीबों के साथ। और ये हम बात कर रहे हैं 90%, 99% लोगों की। सही बात। 1% के पास ही तो 40% है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और 1% के बाद हम देखेंगे तो हो सकता है अनदर 10% लोगों के पास बाकी की 90% रिसोर्सेज हैं। आप सही। देखें जब 80% 80 करोड़ की आबादी जब राशन पर डिपेंडेंट है जिस कंट्री की, तो आप समझ लीजिए कि उनके पास कितनी रिसोर्सेज होंगी। बिल्कुल। तो सर, कॉन्स्टिट्यूशन जी आज भी जिंदा डॉक्यूमेंट है या बस स्पीचेस और व्हाट्सएप कोड्स तक ही सीमित है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अच्छा है, पर इसको लागू करने वाले इसको ईमानदारी से नहीं लागू किए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। तो जो आज रूलिंग पार्टी है, इसके पूर्वजों ने शुरू से इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1949 में जी ड्राफ्ट आया, 26 जनवरी को लागू हुआ जी। उसके बाद से आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा ये कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है, इसमें तो हमारी जो मूलभूत बातें वो है ही नहीं। मूलभूत बातें क्या है? मनुस्मृति के मूल्य तो है ही नहीं। और इनके जो मार्गदर्शक पितामह थे सावरकर ने कहा मनुस्मृति ही आज का कानून है, ये संविधान। उन्होंने तो विरोध किया जब से संविधान सभा बनी, तभी से उन्होंने विरोध चालू कर दिया कि संविधान सभा की क्या जरूरत है, हमारे पास तो इतना अच्छा संविधान। फिर उन्होंने इस प्रकार से विरोध किया और बाद में फ्रैंकली भी बोलने लग गए। कोई आरएसएस के सरसंघ चालक बोलते हैं इस संविधान को स्क्रैप करो। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका बड़ा अच्छा इमेज है जी, सत्ता में आए, शुरुआत में क्या काम किया, संविधान रिव्यू कमेटी बनाई वेंकटाचलम। क्या एम था कि भाई इसको धीरे धीरे हम टिल्ट करेंगे, और उस समय लोगों का विरोध इतना था कि वो उसमें रुक गए। अभी 400 पार का नारा लगाया। 400 पार क्यों चाहिए कि हमारे पास 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी होगी तो हम संविधान बदल सकेंगे। तो ये बदल तो नहीं पाए, पर उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरी तौर से विरोधी दिशा ले। क्या खास चीजें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ लोग नहीं चाहते? देखिए, जो चीजें हैं वो ये है, एक तो गरीबों की आवाज उठाने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या है, ये कहाँ? नहीं, आपका सवाल क्या है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो लागू करना नहीं चाहते हैं या जिसमें बदलाव चाहते हैं या अमेंडमेंट चाहते हैं कुछ लोग? देखिए, मेरे ख्याल से तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल आप पढ़िए जी, तो उस प्रीएम्बल से पूरी तरह से ये असहमत है। ह्यूमन राइट्स टाइप की चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वी जी, वी में क्या आता है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, योगी सब आते हैं। तो इनको तो केवल हिंदू चाहिए, नंबर एक। दूसरा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें डिग्निटी की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, और उसमें गरीब अमीर, बाद में संविधान जाकर गरीब अमीर के बीच का भेद कम करने की बात करता है, और जो कास्ट सिस्टम है उस पर अटैक करता है, सबको बराबरी देता है। तो इनको तो उसमें कोई भी नहीं चाहिए।
आप देखिए अभी यूजीसी का आया था फरमान, तो तुरंत ही खड़े हो गए जी कि हमको नहीं चाहिए। आज रिजर्वेशन का हाल ये है कि यूनिवर्सिटीज में पोस्ट खाली पड़ी हैं, जो रिजर्व पोस्ट उनको भरते नहीं है। तो ये देख के वो उदाहरण बढ़ रहा था। आज ही मैंने एक सवेरे पढ़ा कि एक 21 साल की दलित लड़की 21 साल की दलित लड़की एक आंगनवाड़ी में अपॉइंट हुई, हेल्पर कम कुक। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया। आज इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज में है। तो ये उसी विचारधारा के हैं कि यहाँ का जो जाति व्यवस्था है, और उसके साथ मैं जोड़ूंगा पुरुष और स्त्री की जो ऊंच नीच की भावना है वो बनी रहे। ये उनका सेंट्रल पॉइंट है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल पॉइंट है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इनका सेंट्रल पॉइंट कम्युनल है, या इनका सेंट्रल पॉइंट ये जो जाति व्यवस्था उसको लागू करना है, या इनका सेंट्रल पॉइंट गरीबी और अमीरी का भेदभाव है? क्या है सेंट्रल पॉइंट इनका असली? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली सेंट्रल पॉइंट जब मैंने कहा, ये कोर है उसका कि समाज की व्यवस्था में असमानता को बनाए रखने देना, और उसके लिए उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट अख्तियार किया है वो है कम्युनलिज्म। इट इज इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्लीमेंट जो कास्ट सिस्टम टू वेल्थ सेंट्रलाइजेशन, ये सब मकसद है, और ये है टूल। ये टूल है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि मैं जनरली कहता हूँ कि सांप्रदायिक राजनीति के दो पैर होते हैं। एक पैर होता है मुस्लिम और क्रिश्चियंस का विरोध, उनके खिलाफ नफरत, उनके खिलाफ हिंसा, एक। और दूसरा पैर होता है मनुस्मृति के मूल्यों को मजबूत करना। ये उसके दो पैर हैं। मैं उस रूप में रखता हूँ। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट और कोर के बारे में बात की, तो वो वही बात उस पर आती है कि कई तौर पे तो, क्योंकि आपको अगर किसी को यूनाइट करना है तो नफरत से यूनाइट कर सकते हैं कि देखो भाई ये मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग माइनॉरिटी में हो जाएंगे, देखो मुसलमान आतंकवादी हैं, हमारी सुरक्षा नहीं है। यही आज सोशल मीडिया पे घूम रहा है। उसके माध्यम से ये हिंदुओं को पोलराइज करते हैं, सवर्णों को, और अपने झांसे में उन्होंने नए टेक्निक निकाले। अपने झांसे में वो दलितों को भी ले आते हैं, ओबीसी को भी ले आते हैं, औरतें तो उनके माता हैं ही। तो ये दोनों चीज़ों का एक मिला जुला है जो आज चल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है। तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा तो होना चाहिए आज के समाज में, जैसे एक तो जाति व्यवस्था का उन्मूलन, दूसरा मुसलमान और क्रिश्चियंस के प्रति सद्भावना, फ्रेटर्निटी, और तीसरा गरीबी का उन्मूलन। ये तीन चीजें मेरे ख्याल से केंद्रीय हैं, और जो मैं नेहरू की प्लानिंग में देखता हूँ। जी देखिए, नेहरू की प्लानिंग में पब्लिक सेक्टर था, रिजर्वेशन मजबूती से था, दलित सामने आए, स्त्रियां सामने आई, वो उसी दौर में आए जी। और जो यहाँ देश में लॉन्जेविटी 30 साल थी, वो बढ़ के 70 साल तक गई। हेल्थ, एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने यहाँ जो किया वो तो अविस्मरणीय है। आपके IITs आए, BRC आया, CSIR आया, एरोस्पेस का रिसर्च हुआ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स आए, ये सब आए। तो आज दुनिया में जो हम बोल रहे हैं ना, इकोनॉमी हमारे आगे जा रही है, ये हवा से आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी आधारशिला तो वही थी और रास्ता भी वही है कि नेहरू ने तो ये कहा था कि हमारे जो पूजा के स्थान हैं, हमारे पूजा के स्थान, ये बांध, यूनिवर्सिटीज, उसमें ऐड कर रहा हूँ, नेहरू की लाइन में ऐड कर रहा हूँ मैं। उन्होंने बांध के बारे में कहा था। उस समय हम लोग लाल गेहूं खाते थे, PL 480 का बचपन में खाया हुआ मैंने। तो उस समय उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध बनाया। क्यों? कि भाई सिंचाई से उत्पादन अच्छा होगा। वो तो मुझे एक स्कूल बॉय के रूप में याद है। तो उनकी जब उन्होंने कहा ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, उसमें फिर आप जोड़ लीजिए यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक सेक्टर, मेडिकल थिंग्स। तो ये वो चीज़ें थी जो आज भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा तो हुआ नहीं है। अभी देखिए समाज और बदल रहा है। अभी तक इंडिया ने देखिए गल्फ में अगर वहाँ का सिस्टम चलाने में इंडियंस कितनी मदद कर रहे हैं जी। अमेरिका में कितने टॉप पोजीशंस पे इंडियंस दुबई में 51% मोर देन 50% आर इंडियन। मतलब जो आबादी वहाँ पे रहते हैं लोग, आधे ज्यादा इंडियंस रहते हैं और वहाँ पर उस तरह रहते हैं। मतलब वहाँ पर
जैसे सिटीजन को रहना चाहिए वैसे रहते हैं। अच्छा, अमेरिका में देखिए, हाँ। अभी भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में इंडियंस हैं। ये कहाँ से आए? ये हवा से नहीं निकले, यहाँ के IIT से आए, IIM से आए, ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए। तो वही पॉलिसी फिर से होना चाहिए। हालांकि पूरे में अब वो जो पूरे दुनिया में जो 70 साल 80 साल पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें अब रिवीजन की ज़रूरत महसूस हो रही है, और ठीक भी है। हाँ, एजुकेशन तो ऐसा है कि जैसे केरल जैसे स्टेट में देखिए, लिटरेसी 99 के ऊपर है जी। और मैं किसी देश का देख रहा था, वहाँ तो चाइना में 99 के ऊपर है, कहीं तो फुल लिटरेसी है। तो हमारे बाकी राज्यों में तो ऐसा नहीं है। आप मध्य प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, राजस्थान देखिए, लिटरेसी रेट भी बहुत लो है। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस सब समझते हैं। बिहार में मैं एक बार गया था लेक्चर के लिए, आते आते मैंने देखा एक एग्जाम सेंटर में खिड़कियों पर लोग लटके हुए थे। क्यों? अंदर उनका रिलेटिव बैठा था, उसको बाहर से प्रॉम्प्टिंग कर रहे थे, भाई ये परीक्षा अच्छे से हो जाए तो उसको कोई नौकरी मिले। बेरोजगारी का ये हाल है बिहार में, कुछ बाकी डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। बेरोजगारी का तो पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में खराब हाल है, क्योंकि पब्लिक, अगर आप बेरोजगारी को गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर सर्विस से जोड़ते हैं तो पब्लिक सेक्टर्स तो कम हो गए हैं बहुत सारे, और कम होते जा रहे हैं। और अगर बिजनेस का छोटे सोचें, MSME का सोचें, MSME के लिए हालांकि बहुत सारे गवर्नमेंट के सब्सिडीज और बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बिजनेसेस सब सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं। आप जितनी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें या तो हम मॉल से लेते हैं और या ऑनलाइन लेते हैं। तो आप दोनों तरफ से जो आपका एम्प्लॉयमेंट था, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, वो मॉल और ऑनलाइन कल्चर से ख़त्म हो जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहे हैं हम, तो जो पब्लिक सेक्टर से खत्म होने की वजह से खत्म हो जा रहा है। तो अब बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब बचेगी तो उसी में अकोमोडेट हो सकता है जो आज का सिटीजन है। तो इसमें आपका क्या मतलब सुझाव है कि लोगों को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए ऐसे माहौल में? देखिए, एक तो मॉडर्नाइजेशन को रोका नहीं जा सकता जी, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। पर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे। लेबर इंटेंसिव है ना? जी जी, जिसमें ज़्यादा मजदूर लगते हैं। अभी तो क्या हो गया, ऑटोमेशन के आने के बाद मजदूरों की संख्या कम कम हो रही है। उसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, आप ऑटोमेशन कीजिए, साथ में वर्किंग आवर्स को कम कर दीजिए। बिल्कुल। तो वो एक जो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आदर्शवादी लगेगा, पर हाँ, ये तो हाँ, मतलब एक तो ये एक रेडीमेड टाइप का सोल्यूशन मेरे ख्याल से है। देखिए सर, मतलब जो इकोनॉमी अगर देखें जी, तो किसी भी कंट्री का जो या पूरे दुनिया का प्रोड्यूस है, वो प्रोड्यूस हम कंज्यूम करते हैं, तो वो प्रोडक्शन तो उतना ही होना है, मशीन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम एफर्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन प्रोड्यूस वही है और कंज्यूमर भी उतना ही है, वही है। करेक्ट। अब उनमें बंटना है। तो जो आपने कहा कि उससे हमको फायदा होना चाहिए, फायदा क्या होना चाहिए कि हमारे वर्किंग आवर्स लिमिटेड बहुत कम हो जाने चाहिए, इंजॉयमेंट हमारा बढ़ जाना चाहिए, लॉन्जेविटी भी बढ़ जाएगी और बहुत सारे उससे फायदे होंगे। जी, लेबर सेंट्रिक को प्रमोट करने के बजाय हम लेजर बढ़ा दें, मतलब जो कंफर्ट है वो बढ़ा देना चाहिए। मिनिमम लेबर आवर, जबकि अभी 8 से 12 हो गया इंडिया में, जो मिनिमम लेबर आवर था वो 8 से 12 हो गया है कि अब 12 घंटा आप काम ले सकते हैं, ये नॉर्मल हो गया। तो इसके बजाय अब 8 के बजाय 4 घंटा हो जाना चाहिए, दो दिन के बजाय 3 दिन की छुट्टी, मतलब एक बात कर रहा हूं मैं, ये हो जाना चाहिए। और एक मुद्दा सर, जो मतलब हम सभी लोग जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जी, देश के इंटरेस्ट में, तो वो इग्नोर कर रहे हैं या उसको टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, वो है इन्वायरमेंट, जो कि सबसे पहले आना चाहिए। क्योंकि अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो कुछ भी आप सारी नफरत दूर कर दीजिए, जो वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन कर दीजिए, लेकिन अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं रहेगा। देखिए, एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है जी, और उसमें दो चीज़ें मैंने देखी। जैसे सिंगापुर में एक चीज़ मैंने देखी,
कि वहाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम है जी और बस सर्विस इतनी अच्छी है कि आप बैठ के कहीं से भी कहीं जा सकते हो। अब आपके पास अभी तो यहाँ कार फैक्ट्रीज इतनी है कि रोज 500-600 कारें आती हैं शायद। जी 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 अब इतनी कारें आएंगी तो धुआं तो निकालेंगे। एक दूसरा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इस प्रकार के सेफ्टी नॉर्म्स को अपनाती नहीं है। इंडस्ट्री अपना जो एफ्लुएंट है वो नाले में फेंक देगी, उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं करेगी, जो गैसेस निकलती हैं उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं करेगी। तो इसमें गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? गवर्नमेंट का काम केवल यही थोड़ी है कि वो फरमान निकाले और ये करे और वो करे। गवर्नमेंट का काम किंग नहीं है वो, किंग नहीं है। उसका काम ये भी है कि जिस चीज़ से समाज को नुकसान हो रहा है जी उस पर कंट्रोल करे। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, कारों की संख्या है, अब हर एक को इच्छा है। पहले लोग एक एक कार फैमिली में रखते थे, अभी सब दो कार, हर एक की अलग अलग कार, सबकी अलग अलग कार तो इस पे बंद और सड़कों में चल रही है। तो ये साइकिल कल्चर है जी। जैसे आप देखें कि आज से 25 साल पहले जिसके पास मोबाइल था वो स्टेटस सिंबल था, उसके बाद अब फिर से अगर वो उल्टा उसका हो गया कि मोबाइल तो सबके पास है, अब किसी के पास लैंडलाइन है वो स्टेटस सिंबल है। तो अगर कारों के बजाय हम आज साइकिल वाला हो जाए कि वो स्टेटस सिंबल बन जाए कि वो साइकिल चला रहा है, कितना मतलब वो एक तरह से वो हाँ कितना वो मेंटेलिटी उसकी कितनी एडवांस्ड है कि वो साइकिल चला रहा है होते हुए सब कुछ उसके पास। 15 साल पहले या 25 साल पहले मैं यूरोप गया था जी। तो जो मैंने एक कंपनी में मुझे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देना था, तो कंपनी का जो मैनेजर था वो मुझे होटल से कंपनी ले जा रहा था जी। मैं और मेरी पत्नी हमारे साथ बस स्टॉप पे रुका, हम दोनों को बस पे उठाया चढ़ाया और बोले मैं साइकिल से बाहर आ रहा हूँ। ये देखिए हाँ, तो साइकिल लेन, साइकिल कल्चर वो बेहतरीन है। तो हमारे यहाँ तो वो भी एक समस्या है। यही दो चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला आपको जो करना है करो, कार वालों को बोला आप प्रोड्यूस करो। कार का तो सिंगापुर में सिंपल है, उसने ड्यूटीज वगैरह इतनी भारी रखी है हाँ रखी है, लोग नहीं खरीदते। जब बस मिलती है, घर से बाहर निकले बस मिली, आप पहुंच गए ऑफिस में। वो इजी होना चाहिए, बस या मेट्रोस टाइप की चीजें हैं वो इजी होनी चाहिए। और बम्बई जैसे शहर में तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वही मुझे लगता है पर्यावरण का भी ये जो सत्यानाश हो रहा है वो विकसित देशों द्वारा तो और भी ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका जैसे यूरोप में मैंने कहा, जिन देशों में मैं गया अभी देखिए जैसे पेरिस के अलावा अभी न्यूयॉर्क में भी शुरू हुआ है ये कि मतलब कार को लिमिटेड करना और उसको बढ़ावा देना, जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं करेक्ट उसको, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक तो सफाई जो होती है, मतलब कहीं आप जहाँ जिन कंट्रीज में गए होंगे आपने इंडिया और उस कंट्री में देखा होगा तो सफाई ही फर्क सबसे बड़ा रहा होगा। सफाई बहुत, और वो सफाई का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि नगर निगम वाला सफाई, मतलब हमारे कुछ जो रेसिडुअल्स हुए हैं हमारे वो हम कहीं भी फेंक देते हैं। तो जरूरी नहीं कि डस्टबिन ही रखवाया जाए, हम अपने पास रख के जो घर में डस्टबिन है वहां डालेंगे। तो ये एक माइंडसेट हमारा कल्चर डेवलप करना, तो ये सब तब होगा जब हमको वक्त मिलेगा अपने व्हाट्सएप में जो इस तरह के वीडियोस और लिटरेचर आते हैं जो डाइवर्ट करने वाले, पोल्यूट करने वाले। अगर माइंड पोल्यूट जब होता जा रहा है तो कहाँ इन्वायरमेंट का पोल्यूशन दूर कर पाएंगे? सही। तो वो तो उसके बाद आएगा। इंडिया में एक सेकुलर इंसान को सबसे पहली चीज क्या कीमत चुकानी पड़ती है उसको? दोस्त, नौकरी या अपनी आवाज? जैसे हमारे जैसे देश में तो सबसे पहले जो गंवाना पड़ता है अपनी आवाज। जी। देखिए अभी उमर खालिद जो 5 साल तक जेल में है और भीमा कोरेगांव में हमारे 18 पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जी सालों साल तक जेल में थे, अभी कुछ छूटे कुछ अभी भी जेल में हैं। तो ये सरकार जो रहती है, जो अथॉरिटेरियनिज्म एकाधिकार की तरफ जाती है, डिक्टेटरशिप की तरफ जाती है, उसको कोई विरोध पसंद नहीं होता आवाज़ का, और इसके लिए वो उसको ये करता है। और बाद में धीरे धीरे क्योंकि कॉरपोरेट हाउसेस को पूरी फ्रीडम है
कॉर्पोरेट हाउसेस इनका पीठ पीठ जी, खुद जी, जाते हैं, बिल्कुल। ये उनकी पीठ खुद जाते हैं। तो पूरी नीतियाँ और इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में बनती हैं, पूरी नीतियाँ हाँ 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 वर्किंग क्लास और आम लोगों के फेवर में नहीं बनती। जी जी बिल्कुल। आप देखिए देखिए फार्मूला जिसके खिलाफ किसानों ने इतना संघर्ष किया। अभी लेबर कोड आया है, 4 लेबर कोड्स हैं जो मजदूरों को गुलाम के रूप में बदल देंगे। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि ये सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट की ऊपर बहुत डिपेंड है। और जैसे पहले कहा गया था कि सूट बूट की सरकार है, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी अपने ये लोगों की हालत देख के आधी धोती पर आ गए और ये अभी हम वापस सूट बूट पे चले गए। ये फर्क तो है ये सरकार का। तो इसका मतलब है कि सेक्युलर इंसान को दोस्त भी खोना पड़ता है, नौकरी भी खोनी पड़ती है, और आवाज तो आपने बताया सबसे पहले खोती है। जी तो ये सच है कि सेक्युलर इंसान होने का मतलब सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा उसको। सही। तो ये एक कड़वा सच है। तो इंडिया यूएस डील के बारे में कुछ बात करूं मैं आपसे। तो ये 500 बिलियन का एक सपना, 500 बिलियन डॉलर का है, जो आज़ादी को इंस्टॉलमेंट में बेचने का प्लान एक तरह से है। तो टैरिफ कम किया गया पर चेन टाइट की गई। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इसके बारे में तो काफ़ी कुछ आ रहा है और निश्चित रूप से पहले भारत जब आज़ाद हुआ था जी तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी ली गई थी कि भाई हम ना आपसे दबेंगे ना आपसे दबेंगे। बांग्लादेश का सवाल आया था, इंदिरा गांधी ने बिल्कुल सीना तान कर कहा कि हमको जो करना है, क्योंकि भारत में बांग्लादेश से जो अभी बांग्लादेश बना वहाँ से रिफ्यूजीज बहुत आ रहे हैं, हमारी समस्या बहुत है, तो हम तो आर्मी एक्शन करेंगे। तो रिचर्ड निक्सन ने कहा अगर ये नहीं मत करना, नहीं तो हम अपना 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में जी जी भेजेंगे। जी उन्होंने कहा नहीं हमको तो करना है, रशिया से पैक्ट किया और जो आर्मी एक्शन है पूरा किया, 7th फ्लीट वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब अमेरिका जैसे पावर से निपटने का यही रास्ता है। अब ये हमारी सरकार क्यों दबी हुई है? हो सकता है कुछ और कारण हो जो हमको इतना स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते। अभी तो पूरा ट्रंप डिक्टेट कर रहा है कि आपकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। जो टैरिफ पहले 3% थी वो 18% हो गई, और उसमें भी एक चालाकी है, 3 से 50 ले गए, 50 से 18 ले आए, बोले कम हो गई, वास्तव में 3 से 18 चली गई। इंडिया को जीरो करना पड़ा और इतना आयात करने का एक कमिटमेंट करना बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा कमिटमेंट किया गया। जिस देश का भी आयात निर्यात से ज्यादा हो जाए वो देश की इकोनॉमी और भी डूबती है, क्योंकि निर्यात ही आपकी स्ट्रेंथ रहती है ना। अच्छा, इसके इतना करने के बाद भी अमेरिका ने मोस्ट फेवरेट कंट्रीज जो होती हैं ना, उसमें वो 5% का वो देते हैं टैरिफ में डिस्काउंट, तो उसमें भी शामिल नहीं किया है। तो अमेरिका के सामने तो पूरे घुटने टेके हुए हैं। क्या कारण है नहीं जानते, हम इतनी खराब दशा में भी नहीं है। नहीं, कोशिश तो मतलब मीडिया के हिसाब से कोशिश की गई थी रशिया और चाइना से कुछ बनाने की आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। पता नहीं, मुझे लगता है कि चाइना और रशिया से अगर दोस्ती की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चाइना दोस्ती करेगा? क्यों नहीं करेगा? नहीं, पाकिस्तान से फिर कैसे करेगा वो? पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेटेजिक कुछ नहीं है। नहीं, वो कॉरिडोर है वो जो बनाया है, पर कुछ शर्तों पे चाइना से भी दोस्ती की जा सकती है। चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है, अगर डायरेक्टली बातचीत की जाए तो बहुत कुछ रोका जा सकता है। केवल लाल आंखें दिखाने से ही नहीं होता है, कुछ एक्सचेंज में जो नहीं। तो आपके हिसाब से लाल आंख दिखाई जा रही है? उसका वादा तो था वादा था, दिखाई भी नहीं गई। तो ये जनरल नरवणे की किताब पे डिस्कशन हो रहा है, वो तो यही है, लाल आंखें दिखाने के बदले आंखें बंद कर दी गई। जी, जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटजी अभी जो किया गया है ये पैक्ट, तो इससे रशिया से अपने को दूर कर लिया गया है। रशिया को दूर कर दिया गया है। रशिया जो हमारा सबसे पुराना और सबसे वफादार दोस्त था, जिसके कारण वो बांग्लादेश में भी हम उसको भी सफलता से कर पाए, उसी से हमारा संबंध टूट गया। और मैं रशिया से मुझे और एक ये है कि हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रशिया ने बहुत हेल्प की थी।
भिलाई स्टील प्लांट, ये वो इधर हाँ उधर हाँ की हाँ, चीजें में। सारे कुछ था। इवन बॉम्बे का IIT ये रशियन के कोलैबोरेशन से बना था, मैं तो उसमें काम करता था ना। अच्छा हाँ हाँ। तो वहाँ के प्रोफेसर बताते थे, मैं मॉस्को यूनिवर्सिटी गया था, 6 महीने रह के आया, ये है वो है। राज कपूर की फिल्म में भी थी मेरा नाम जोकर, जी। उसमें भी रशियन आर्टिस्ट बहुत सारे थे। और रशिया में उनकी फिल्मों में गाने उन्हें गाए जाते थे बहुत। अरे राज कपूर की आपने याद दिला दी, चलो आपको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। नेहरू के बाद रशिया में राज कपूर सबसे पॉपुलर थे। सबसे पॉपुलर थे। एक बार वो गए तो उनका मुंह लिपस्टिक से लाल हो गया। और तो कमाल की बात है। जी, क्या हम अपनी पॉलिटिकल चॉइस को मतलब भगवान के नाम पे जस्टिफाई करके उसे पाप से पुण्य बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखिए, एक पाप पुण्य की भाषा अजीब है जी। अगर वो भाषा को स्वीकार किया जाए तो हम पुण्य से पाप की तरफ जा रहे हैं। पुण्य हमारा था आज़ादी के आंदोलन का, संविधान का, पहले 50-60 सालों का, वो पुण्य था। अभी हम उससे गिर के पाप में जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि हम संविधान को दिल से नहीं लगा रहे। जो बात कहते हैं ना कि फौरी तौर पे दिखाना, दिखावे के लिए करना जी। और रियल में करना, संविधान को सिर पे लगाना और उसके मूल्यों को तोड़ना, ये अभी हो रहा है। अच्छा, आप ही ने पायनियर हैं इस मामले में कि आपने हिस्ट्री में जो खास तौर से बदनाम लोग थे, जैसे बाबर थे, औरंगजेब थे, उनको आपने दूसरे एंगल से लोगों को दिखाया सबसे पहले। तो आप बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। पहली बार जब आपने कहा और अब जब वो बात कहते हैं आप, जो रिएक्शंस कुछ मिलते हैं आपको, उसमें पहले क्या था, अब क्या था, क्या फर्क आया? देखिए, नफरत तो पहले भी मिलती थी जी। अभी फर्क ये आया कि जो औरंगजेब के बारे में है या मुगल हिस्ट्री के बारे में है जी, और कॉन्क्रीट एविडेंसेस जमा किए हैं, तो अभी उनको जवाब देना मुश्किल जाता है। अभी जैसे कहेंगे कि औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े, तो उनको पूरे प्रूफ के साथ बता सकते हैं कि उसने उससे ज़्यादा मंदिरों को दान दिया। औरंगजेब की तारीफ में कई जैन ग्रंथ लिखे हुए हैं जो औरंगजेब की बहुत तारीफ करते हैं। बताइए, जैन लोग भी तो हमारे लोग हैं कि उसने जैन मंदिरों को भी दान दिए थे, तो उन्होंने जवाब में औरंगजेब की तारीफ में बहुत कुछ लिखा। तो आप तो जो बता रहे हैं, तो आप प्रूफ दे रहे हैं अभी। बिल्कुल, ये प्रूफ तो खत्म होते जा रहे हैं ना, आप बता रहे हैं। मतलब जब हिस्ट्री चेंज हो रही है, चेंज की जा रही है, तो ये अभी अगले 20-25 साल, 50 साल में तो जो आप बता रहे हैं, कोई और बताएगा तो उसके बाद प्रूफ भी नहीं रहेगा प्रूफ करने के लिए। नहीं, प्रूफ तो नहीं मिटा सकते ये। अब जो देखिए औरंगजेब के फरमान हैं वो तो हैं, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं वो तो हैं, उसको नहीं मिटा सकते ये। उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बदल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन बदल सकते हैं और टेक्स्ट बुक में दूसरी चीजें गंदे से गंदा डाल सकते हैं जी। और जो प्रूफ बेसिक है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग असल में, जब हम लोग या बोलते हैं उन लोग, वो लोग, तो वो लोग कौन है, हम लोग कौन है? अब खैर, हम और वो की ये चीज़ आना काफ़ी दुर्भाग्यजनक है जी। और हम लोग से मेरा मतलब है वो जो सब संविधान को मानते हैं, जो सब मानते हैं कि ये देश सबका है, जो सब वो मानते हैं कि हमको प्रेम मोहब्बत से देश का विकास करना चाहिए। और वो लोग वो हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरत, हिंसा, ध्रुवीकरण, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और देश में जो गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, बेकारी के बारे में सोचना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्या सिर्फ जो राइट्स जो होते हैं, राइट्स सिर्फ सड़कों पर होता है या दिमाग में भी वो काफी पहले से हो चुका होता है, सड़कों में होने के पहले? कोई भी चीज़ सड़कों पे होने के पहले दिमाग में होती है, कोई भी चीज़ जी। और अभी ऐसा है, एक मजेदार बात आपने ये पूछा ही है तो बताऊं आपको कि समाज में हमेशा कर्तव्य और अधिकार, राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। तो इस प्रकार के जो शासक हैं वो मेहनतकश लोगों के कर्तव्य को ज्यादा फोकस करते हैं जी। और जो संपत्ति वाले हैं उनके अधिकार पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये एक डिवीजन कर दिया। नॉर्मली जैसे मुझे अधिकार मिला वैसे मुझे कर्तव्य भी होना चाहिए, पर सिर्फ मुझे कर्तव्य के लिए कहा जाए
और कहा जाए आपके कोई राइट्स नहीं है, वो परिस्थिति अभी इस वो समाज में पनप रही आ है रही है। और मतलब सेग्रीगेट कर दिया गया कि इनके राइट्स और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो खामोशी भी एक जुर्म है, जी खामोशी। जी 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 तो खासकर उन लोगों की जो पढ़े लिखे और कंफर्टेबल और सेफ हैं, तो उनके लिए मतलब कैसे उनको जगाएंगे आप? देखिए, कई चीज़ें मुश्किल भी होती हैं। जी कुछ लोग के जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्ममुक्त होते हैं, खुद जी के जीवन में संघर्ष करके या जो भी करके एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो ज़्यादातर दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते। कई लोग समझते हैं। अब ये प्रक्रिया ऐसी है जो बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। एक ही परिवार में से 3 लोग आएंगे, जी 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 एक गरीबों का दर्द समझेगा, दूसरा कहेगा मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना है, तो हो सकता है। पर आपने ये बात सही कही कि एक हमारे दोस्त हैं विनय महाजन, उनका एक बहुत प्यारा गाना है, उसमें एक वाक्य है, चुप रहना ही हिंसा की शुरुआत है। जी आप जब चुप रहते हैं तो हिंसा चालू हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं इस वर्ग हमें मान के चलना पड़ेगा कि कुछ लोग इस पे सेंसिटिव नहीं होंगे और कई लोग सेंसिटिव होंगे, क्योंकि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कई लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आते भी हैं, इसके लिए काम भी करते हैं, जोखिम भी लेते हैं। कई लोग बिना जोखिम किए चुपचाप भी काम करते हैं। दोनों प्रकार के लोग जी। होते हैं। अच्छा, धर्म के लिए कि हर कोई अपने धर्म का ट्रू फॉलोअर है अगर, तो इतनी नफरत आखिर कैसे कहाँ से आ गई? देखिए, नफरत का मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने जो इंटरप्रिटेशन लाया हिस्ट्री का, वहाँ से शुरू होती है। और फिर बाद में जाके भारत की बात बता रहा हूँ अभी, पाकिस्तान में भी ऐसी प्रक्रिया हुई। वहाँ हिंदुओं के लिए बहुत नफरत है, हिंदुओं के लिए बहुत नफरत थी, फिर क्रिश्चियंस के लिए आई, फिर अहमदिया के लिए आई और दूसरे शियाज के लिए आई। जी भारत में जो नफरत की बनाए रखने वाला संगठन आरएसएस है, वो अपनी शाखाओं के माध्यम से बच्चों को शुरू से दिमाग में ब्रेन वॉश करता है कि हमारे महान हिंदू राजा शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप और वो खराब मुसलमान राजा बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, ये वो बचपन से इस प्रकार का एक भुक्ति पिलाई जाती है। तो वो हिंसा की शुरुआत, वो नफरत की शुरुआत है। और उसको बाकी जाके फिर उसको बहुत सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं धीरे धीरे। जैसे देखिए, मीडिया में 77 से चालू हुआ इनका घुसपैठ। जब लाल कृष्ण आडवाणी बने थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तब से उनकी घुसपैठ चालू हुई। 2003 के बाद तो पूरे कॉरपोरेट ने मोदी के साथ हाथ मिलाया और कॉरपोरेट ने पूरा मीडिया खरीद लिया। साथ ही साथ बीजेपी पहली पार्टी थी जिसने अपना मीडिया सेल बना के सोशल मीडिया ये किया, करोड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो ये नफरत को जो सस्टेन करता है, जिंदा रखता है, ये वो मैकेनिज्म है। चलिए सर, आपके हिसाब से सबसे मिसअंडरस्टूड वर्ड इंडिया में क्या चल रहा है? मिसअंडरस्टूड वर्ड तो मेरे ख्याल से मुसलमानों से संबंधित है। जैसे मंदिर का तोड़ा जाना, मैं कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा है। और जो भी चीज़ें बनाई, मैं एक बार यूएन रिपोर्टर की मीटिंग में गया था, तो मैं थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ जी। तो यूएन रिपोर्टर यहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए आए थे, तो बोलते थे भारत में मुसलमानों को टेररिस्ट कहते हैं और क्रिश्चियंस को कन्वर्टर कहते हैं। ये उन्होंने समराइज किया जो पूरा है। तो टेररिस्ट के वो 12-15 साल के पहले का टाइम था जब टेररिज्म बहुत हवा में तैर रहा था। अभी कहा जाए तो मैं कहूँगा कि मंदिर तोड़ने के ऊपर सबसे ज्यादा है और उसके बाद एक के बाद जुड़ता जाता है। तो मतलब टू मेनी मिसअंडरस्टूड वर्ड्स हैं इंडिया में इस वक्त आपके हिसाब से। अच्छा, सबसे ज्यादा मिसयूज्ड वर्ड कौन सा है जो मिसयूज्ड हो रहा है? बहुत मिसयूज हो रहा है तो वो तो इससे है, एंटी नेशनल। अच्छा तो ये अच्छा, मीडिया जी तो सच है या मसाला? झूठा मसाला। झूठा मसाला है जो साइड इफेक्ट बहुत करता है जी। मतलब खाएंगे तो पेट खराब ही होगा। तो भगवान ज्यादा यूज हो रहे हैं या धीरे धीरे भुलाए जा रहे हैं? अब जैसे मैं तो भगवान को, जैसे गांधी जी कहते थे, ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है जी।
और आज जिसको ईश्वर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो पूरे पूरे झूठ के आधारित पे है। हम्म, तो भगवान की भी सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। तो मैं तो गांधी की परिभाषा के साथ हूँ, सत्य को तो भुलाया जा रहा है। एक हालांकि बहुत मतलब शॉकिंग या कहें बात ऐसी है कि सारे धर्मों की जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भगवान की परिभाषाएं मोरलेस सेम है। अगर स्क्रिप्चर्स की बात जी करें जी जी। सेम है, लेकिन फिर भी तस्वीरें सबकी अलग अलग हैं। हाँ हाँ राइट। तो फियर ज्यादा पावरफुल है या फेथ? आजकल तो फियर ज़्यादा पावरफुल है। फेथ का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फियर फेथ के नाम पे फियर को fear बढ़ाया को। जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, एक शील्ड हमारे लिए? अभी ये बेसिकली तो एक किताब होनी चाहिए जिसके रास्ते पे हमें चलना चाहिए, पर कुछ लोग इसको शील्ड के नाम पे इस्तेमाल करके चलते हैं। ये जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ क्या है? हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ आज तो मैं यही कहूँ कि राजा लोग धर्म के लिए राज्य करते थे, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो आज की इंडिया में सबसे खतरनाक सेंटेंस क्या है? खतरनाक सेंटेंस मुझे तो लगता है वही, किसी को भी ये देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, वही होगा यही सब होगा। यंग इंडिया होपफुल है या अंदर अंदर गुस्सा भरा हुआ है, सुलग रहा है? बहुत बड़े तबकों के अंदर गुस्सा सुलग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 60% लोग तो अभी भी इनको वोट नहीं देते। उनके अंदर कोई गुस्सा तो है, आर्थिक होगा, सामाजिक होगा। खामोश है मगर वो खामोश है, उनकी मतलब हेल्पलेस जिसको कहते हैं, लाचार है। और 40% लोग गुमराह हैं और 60% लोग 40% लोग खामोश हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त भक्तों की या जिम्मेदार सिटीजन्स की है? जिम्मेदार सिटीजन्स की जरूरत सबसे ज़्यादा है, जो संविधान के रास्ते पर चलें और उसके विरोध में जो होता है उसका विरोध करें। क्या देंगे एक संदेश, या क्या आपको लगता है कि सबको इतना तो कम से कम सुधार कर लेना चाहिए अपने अंदर अगर देश को बचाना है तो? संदेश तो नहीं, मैं निवेदन करूँगा जी, कि हमको देश को अगर बचाना है तो संविधान के प्रियम्बल को कम से कम बहुत अच्छे से आत्मसात करके उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करना चाहिए। वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के रास्ते पर जब चलेंगे तो आप नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैटर्निटी की बात उसमें बंधुत्व की बात है। संविधान के रास्ते पे बात करेंगे तो किसी को आप नीचा नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें इक्वलिटी की बात है। संविधान के रास्ते पे चलेंगे तो किसी पे आप बंधन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें लिबर्टी की बात है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि संविधान को एक उसका असली मतलब समझ के उस रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले वो संविधान को पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल। और नहीं पढ़ना चाहते तो कुछ लोगों को उनको पढ़ाना जरूरी है। तो संविधान पढ़ें, और तब अगर उनको लगे कि हाँ इसमें संशोधन की गुंजाइश है, तब ठीक है कि हाँ संशोधन किया जाए। पहले समझ ले तो काफ़ी हो जाएगा। जी, चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। फिर बात करते हैं सर, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।